नमस्कार सारे एस्पायरेंट्स को नमस्कार। समय के प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। मैं यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ में पेपर कोड 905 की आंसर स्क्रिप्ट्स, जिनको मैंने ही लिखा है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे थे, उसकी डिमांड क्या थी और उसमें क्या लिखना था, कैसे लिखना था। अगेन अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेइंग आई एम राइटिंग द बेस्ट आंसर्स। मैं अपनी बेस्ट कैपेसिटी में आंसर लिखने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आंसर नहीं है। इनसे अच्छे भी आप में से बहुत सारे लोग लिख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है, भारत में लिंगानुपात कम होने के कारक लिखिए। क्या ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिए हमें कहीं से रट्टा मारने की या देखने की आवश्यकता है? जी नहीं, ये हम सब की लाइफ से जुड़ा हुआ हिस्सा है। हम जिस समाज का हिस्सा हैं उस समाज में क्या क्या कमियां हैं उनको हम आराम से देख सकते हैं और तो उनको लिख देना चाहिए। मैंने लिखा, पुरुष प्रधान समाज में बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता, उच्च मातृ मृत्यु दर, पीसीपीएनडीटी कानून की कमजोर अनुपालना और बालिकाओं की उच्च शिशु मृत्यु दर जो है वो इसके लिए कारक है। और कारण क्या है? दोयम दर्जे का व्यवहार यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट टू गर्ल चाइल्ड। उनको न्यूट्रिशन की भी पूरी आवश्यकताएं कई स्थानों पर नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट इज, धारवाड़ चट्टानें आर्थिक दृष्टि से क्यों इंपॉर्टेंट हैं? तो धारवाड़ चट्टानों के अंदर हमें पता है कि लौह अयस्क, मैंगनीज, तांबा, सीसा, स्वर्ण, क्वार्ट्जाइट, स्लेट इत्यादि प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण और बहुत महंगे खनिज मिलते हैं, इसलिए धारवाड़ चट्टानें इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन था, हजार धुआरों की घाटी यानी द वैली ऑफ 1000 स्मोक्स। ये यूएस में है, ये यहाँ लिखा हुआ है अलास्का, यूएसए, कटमई नेशनल पार्क में। और इसके बारे में वाटर वेपर्स और अदर गैसेस निकलती हैं ज़मीन में से, तो उसके कारण ही बनता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षर किसे कहा जाएगा? इनफैक्ट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रत्येक व्यक्ति को ही आना चाहिए, नॉट फॉर आरएस एस्पायरेंट। 7 साल से बड़ा ऐसा व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के लिख और पढ़ पाए। समझना इज इंपॉर्टेंट। पढ़ना ठीक है, आपको पढ़ना आता है, लेकिन आप तो समझ नहीं पाए कि आपने क्या पढ़ा, तो वो साक्षर नहीं है। लिखना, पढ़ना, समझ के साथ एज शुड बी 7+। और चौथी कंडीशन क्या? कोई भी भाषा, नॉट नेसेसरली हिंदी, इंग्लिश और एनी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, एनी लैंग्वेज। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ये है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फॉरेस्ट जो है वो सिलेबस का हिस्सा है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, 3-4 जगह मिलते हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। अगला था, साक्षरता की वृद्धि और प्रसार के लिए मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाएं कौन सी हैं, यानी सोशो इकोनॉमिक कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, प्रोसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यानी कैसे साक्षरता का प्रचार प्रसार होगा? स्कूलें खोल दो, रोजगार के अवसर दे दो, वुमेन का सशक्तिकरण कर दो, लोगों के पास में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कर दो, अर्बनाइजेशन कर दो, यानी वो सब कुछ जो अच्छा है वो सारा कर दोगे तो साक्षरता बढ़ जाएगी। तो यहाँ वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इवन यदि सरकार की इच्छा हो ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं तो भी साक्षरता अचानक बढ़ती है और बड़ी अच्छी बढ़ती है। अगला है, कोयले की 4 किस्में कौन सी हैं? 7वीं लेवल का सवाल है, 7th स्टैंडर्ड में पूछा जाता है ये, कि कौन सी किस्में और कितने प्रतिशत उसमें कार्बन मिलता है। नेक्स्ट है, कृषि वानिकी को परिभाषित कीजिए। कृषि वानिकी क्या है? मान लीजिए मेरा खेत है और इस खेत में मैं ऐसे 3-4 लाइनें लगा देती हूँ फलदार वृक्षों की, और बाकी स्थान पर गेहूं बोया हुआ है या चावल बोया हुआ है। खेत के किनारों पे, मेड़ पे मैंने फलदार वृक्ष लगा दिए। तो आप क्या कर रहे हैं? वानिकी और कृषि दोनों का एक साथ फायदा उठा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कृषि वानिकी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज, फोल्ड माउंटेन्स क्या हैं, यानी वलित पर्वत। तो वलित पर्वत बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाना चाहिए। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डायग्राम बनाया है। ये कंप्रेशन से बनते हैं, यानी दोनों साइड से कंप्रेशन होगा भूपर्पटी में, तो बीच वाली जो है वो उठ जाएगी। ऐसा कुछ बनाने की कोशिश की है। जब आपसे ऐसे पूछा जाए कि फोल्ड माउंटेन क्या है, तो उदाहरण भी लिखिए, तब भी आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। लोएस के मैदान, तो ये तो डिपोजिशनल प्लेन्स हैं जहाँ एक्यूमुलेट हो जाती है सैंड। उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है चाइना और अर्जेंटीना में लोएस के मैदान बहुतायत में मिलते हैं। व्हाट वाज नेक्स्ट? भूकंप के उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी एपिसेंटर और फोकस। तो फोकस तो क्या है? देखिए मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है कि जो भूपर्पटी है, यानी जो सरफेस है, उस सरफेस के नीचे
वो पॉइंट जहां से ओरिजिनेट होता है अर्थक्वेक उसको फोकस कहते हैं, और इसके जस्ट ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली अबव वो पॉइंट जहां सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। तो इसका एक डायग्राम बनाया है। अ पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स। प्लीज़ डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। ज्योग्राफी में तो ये मस्ट हैं ही, इकोनॉमिक्स में भी आपको बहुत जगह डायग्राम हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट की अवधि किसको कहा जाता है? तो जब हम फेजेस पढ़ते हैं कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि में जो अलग अलग टाइप के पैटर्न दिखते हैं उसके हिसाब से हम फेज बांट देते हैं। तो ये जो फेज था 1951 से 81 तक का, इवन एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसको हम कहते हैं द फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। उसमें मृत्यु दर में तो खूब कमी आई, लेकिन जो फर्टिलिटी रेट थी वो उतनी ही बनी रही। तो उसकी वजह से अचानक जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी। और वैसे भी आज़ादी के इमीडिएट बाद का काल है। आप जानते हैं जब हम स्वायत्त हो गए, यानी हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, हम इंडिपेंडेंट हो गए, तो हमने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। इवन यही वो काल है जिसमें हरित क्रांति हुई थी। तो उसकी वजह से भी लोगों की जो जीवन प्रत्याशा थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये जो फेज़ है उसको हम कहते हैं द फेज़ ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है ज्वालामुखी के सकारात्मक और रचनात्मक यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट। क्या ज्वालामुखी के भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं? जी हाँ, होते हैं। सब चीज़ों का एक नकारात्मक और एक सकारात्मक पहलू होता है। जो ज्वालामुखी का सकारात्मक पहलू है वो क्या है? ज्वालामुखी की वजह से पठार बनते हैं, पहाड़ बनते हैं। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, दे क्रिएट माउंटेन्स, रॉक्स, हिल्स एंड प्लेटोज। नेक्स्ट है जो लावा है वो ठंडा हो जाता है तो उससे हमें बहुत सारे खनिज मिलते हैं। तीसरा, मृदा उपजाऊ बन जाती है। भाई नए मिनरल्स आ जाएंगे लैंड सॉइल के अंदर तो मृदा उपजाऊ होगी ही होगी। फिर खनिज युक्त भूपट्टियों का निर्माण होता है ज्वालामुखी के कारण। तो आपको जितने समझ में आ रहे हैं लिख दीजिए। एटलीस्ट 4 लाइनों की जगह है तो 4 तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है तो आधा आधा हर एक के लिए बांट दोगे तो भी दे मस्ट सफाइस। नेक्स्ट है सियाल और सीमा क्या हैं? तो ये दोनों एक्रोनिम हैं, SIAL। SI इज फॉर सिलिका, AL इज फॉर एल्यूमिनियम। तो ऐसे लिखिए इसको, सियाल मीन्स SI एंड AL। यहाँ भी देखिए SI प्लस AL। सीमा के लिए भी SI एंड MA। और फिर लिखिए कहाँ मिलता है। अगला क्वेश्चन है मोह असंबद्धता यानी मोह डिसकॉन्टिन्यूटी दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है डायग्राम। तो मैंने दोनों साइड डायग्राम बनाया है कि क्रस्ट के नीचे और अपर मेंटल के ऊपर की जो डिसकॉन्टिन्यूटी है उसको हम मोह डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? ये कि यहाँ भूकंपीय तरंगों का घनत्व और वेग में हमें अचानक परिवर्तन नजर आता है, तभी तो हम कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूटी है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है भूसन्नति या जियोसिंक्लाइंस क्या है? भूसन्नति होती है भूपटल पर पाई जाने वाली लंबी सकड़ी गर्त यानी बहुत पतला और गड्ढा जिसके अंदर उथला पानी भरा हुआ होता है, उसको जियोसिंक्लाइंस कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? अवसादन और निर्वाह। ढेबर झील क्या है? राजस्थान की झील है। इनफैक्ट इसको कहा जाएगा कि ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है जैसमंद झील को ढेबर झील भी कहते हैं। वर्ष कितने में निर्माण हुआ? देखिए मैंने बुलेट्स लिखे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 बुलेट्स। कौन सी नदी को रोक करके कौन से जिले में किसने बनवाई, वो सब कुछ विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली के दर्रों के नाम लिखिए। मैं यहाँ मध्य अरावली लिखा हुआ है, आपसे रिक्वेस्ट है न केवल मध्य, आप दक्षिण और उत्तर इन दोनों अरावलियों के जो सेगमेंट्स हैं उनके भी दर्रों के मुख्य दर्रों के नाम याद कर लीजिए। दक्षिण वाले को तो जरूर कीजिए क्योंकि उत्तर उदयपुर को घेरे हुए उसके आसपास में बहुत सारे दर्रे हैं और वहाँ पे दर्रों के नाम भी ना नाल होते हैं, देसूरी की नाल, इसकी नाल, उसकी नाल टाइप्स। यहाँ है मध्य अरावली के दर्रे के नाम अलग टाइप के हैं। यहाँ है बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट और देवारी। नेक्स्ट है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के मुकाबले 19 की रिपोर्ट में राजस्थान में कितने प्रतिशत या कितने वनों की वृद्धि हुई? तो वनों की वृद्धि में प्रतिशत नहीं पूछा हुआ, कितनी बढ़ोतरी हुई? तो इट इज़ 57.51 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा आप जो डेटा लिख रहे हैं उसके साथ में उसकी यूनिट लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, राजस्थान में ऊंट की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी पाई जाती है? नस्लें हम याद करते हैं, इसके साथ एक एडिशनल क्वेश्चन और बताती हूँ। ऊंट के संरक्षण के लिए स्कीम, संरक्षण के प्रयास सरकार क्या क्या कर रही है? दूसरा, संख्या में कमी के कारण क्या हैं? ये भी इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं, उनको भी तैयार कीजिए। अगला है, राजस्थान में 4 पेट्रोलियम बेसिन्स कौन कौन से हैं? तो 4 बेसिन्स हैं, बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। ये तो स्टैटिक क्वेश्चन था। अगला ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा सबसे कम कहाँ है? तो जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, परसेंटेज लिखे हुए हैं। ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है। कू क्या होता है? तो कू होता है भीलों के घरों को कू कहते हैं, इनको टापरा भी कहा जाता है। फिर मैंने देखने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की कि ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या हो इसके बारे में। ये आंसर जो है वो सफिशिएंट नहीं है। अगेन आई क्लेम दिस आंसर इज नॉट सफिशिएंट। यू शुड ऑल्सो मेंशन कि ये मतलब इसका विशेषताएं क्या हैं। जैसे कच्ची मिट्टी से बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है, छप्पर है, क्या है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो इसकी विशेषताएं भी लिखें। आई होप आई एम क्लियर टू यू। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज भाकर क्या है? भाकर हैं पूर्वी सिरोही में अरावली की जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां, उनको भाकर कहते हैं। एज आई ऑलवेज टेल यू, जब क्या पूछा जाए तो उसके उदाहरण में लिखिए। तो उदाहरण में लिखा है इसराना भाकर और रोजा भाकर। यहां से शुरू होते हैं मेरे फेवरेट क्वेश्चन, 5 नंबर और ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन 10 नंबर्स, 10 मार्कर्स। दिस क्वेश्चन इज अबाउट जनसंख्या के आधार पर भारत का वर्गीकरण कीजिए। तो याद रखिए, यदि आपने सवाल कभी नहीं पढ़ा है तो भी इसको छोड़ना नहीं है। उसको कैसे अटेम्प्ट करना है? आप पहले भारत का नक्शा बनाओ दिमाग में, और सोचो कि कहां सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलेगी। तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार और वेस्ट बंगाल, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ये हमारी खुद की समझ से भी हम कह सकते हैं। जनसंख्या कम कहाँ होगी? ऐसे जगहों पे कम होगी जो पहाड़ी इलाका है, ये वाला इलाका है, राजस्थान है, यहाँ कम होगी। और मध्यम कहाँ होगी? जो बच गया इलाका यानी गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इनमें मध्यम होगी। और अधिक कहाँ होगी? इसमें एक एरिया बच जाता है जो कि शायद अपनी थोड़ा और सोचेंगे तो केरला बहुत डेंस है और तमिलनाडु बहुत डेंस है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत डेवलप्ड हैं राज्य। तो जो डेवलप्ड होते हैं हर कोई वहीं जाना चाहता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, शिक्षा बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो हर कोई चाहता है मैं ऐसे राज्य में जाके बसूँ। तो इसीलिए वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो यदि आप इस समझ के साथ में भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आई एम श्योर 5 में से 3 नंबर ला सकते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। यहाँ देखिए, एक डायग्राम बनाया, डायग्राम में कोशिश की 3 अलग अलग प्रकार से दर्शा पाऊँ। यहाँ देख सकते हैं 3 अलग अलग प्रकार से दर्शा पाऊँ उन एरियाज़ को जहाँ डेंस या मीडियम या लो लेवल की डेंसिटी मिलती है, और उनके नाम लिख दिए। फिर इनके पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर ये है, उच्च घनत्व वहाँ कहीं जहाँ 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं, कम घनत्व या मध्यम घनत्व वहाँ कहीं जहाँ 300 से 500 के बीच, और निम्न घनत्व राजस्थान में कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो निम्न घनत्व। आई होप इट इज क्लियर, इट इज मेकिंग सेंस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज उत्पत्ति के आधार पर या आयु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण कीजिए। ये सवाल 2 नंबर में आ चुका है 2018 में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि 5 नंबर में नहीं आ सकता। पढ़ लीजिए, आ सकता है। प्रेजेंट करने का तरीका देखिएगा, मैंने यहाँ ब्लैक पेन से लिखा है, फिर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे उनको बॉक्सेस में पैक किया है। दूर से देखने में समझ में आ रहा है 32 करोड़, 40 करोड़, 22 करोड़, 3 करोड़ और ये सारे के सारे नाम। तो अपने कंटेंट को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए ताकि एग्जामिनर को जोर नहीं आए उसको पढ़ने में। जितना कम जोर आएगा उतने ज़्यादा नंबर छूटेंगे किसके हाथ से। अगला है, भारत में साक्षरता के क्षेत्रीय प्रतिरूप को समझाइए। मतलब रीजनल इम्बैलेंसेस हैं लिटरेसी को लेकर के, हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। केरल बहुत अच्छे से शिक्षित है, साउथ के राज्य काफ़ी शिक्षित हैं, नॉर्थ में अभी और काम करने की ज़रूरत है। स्पेशली बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
बहुत कम शिक्षा का लेवल्स हैं। तो जो हम पढ़ते आए हैं, सुनते हैं, समझते आए हैं, उनको शब्दों में ही तो लिखना है यहाँ। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। देखिए, साक्षरता के प्रादेशिक प्रतिरूप को देखने से स्पष्ट होता है कि उत्तर से दक्षिण आते हैं तो इसमें वृद्धि हो रही है, साक्षरता में वृद्धि हो रही है। फिर दूसरा, जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ भी ज़्यादा है, इनलैंड जो एरियाज हैं वहाँ कम है साक्षरता। ये भी एक डिफरेंस नज़र आता है। फिर यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का और बिहार का, और इनके मुकाबले केरल और गोवा और तमिलनाडु। ठीक है। फिर यह लिखा कि उच्च साक्षरता होने के सहयोगी कारक क्या हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा क्षेत्रीय प्रतिरूप को समझाइए, तो ये डिफरेंस आया क्यों। तो सहयोगी कारक और नकारात्मक कारक दोनों लिखे हैं। सहयोगी तो ये है कि कम जनसंख्या वृद्धि दर होगी, उच्च नगरीकरण होगा, आर्थिक प्रगति अगर होगी, कृषि उच्च लेवल की यानी हाई टेक्नोलॉजी खेती करेंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, और ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जिन राज्यों में पहले से एजुकेशन पे काम किया गया वो आज भी लीड करते हैं। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। सो इसके पॉजिटिव कारक हैं। नेगेटिव कारक में क्या होगा, पैसा नहीं है, चैलेंजेस हेल्थ के हैं, जो भौगोलिक कारक हैं, जैसे हिली एरियाज़ हैं वहाँ लिटरेसी बढ़ाना इज़ अ चैलेंजिंग टास्क। जैसे बाड़मेर, जैसलमेर वाले जो हमारे इलाके हैं जहाँ पे पॉपुलेशन घनत्व तो बहुत ही कम है, तो आप कहाँ स्कूल खोलो, बच्चे कैसे पहुँच पाएंगे, तो भी एक चैलेंज है, वो फिजिकल रीजंस के कारण है। तो वो सब कुछ यहाँ लिखे हुए हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन। इसको मैंने मेरे फेवरेट तरीके से लिखने की कोशिश की है, फ्लो चार्ट बनाने करके। जल जीवन मिशन, पहली बात तो ये क्या लक्ष्य है, तो याद कर लीजिए जल जीवन मिशन जब भी आपके पास पॉसिबिलिटी हो इंक्लूड कर पाने की, तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंक्लूड करना ही है, क्योंकि जो कुछ भी काम जहाँ कहीं भी है वो उन 17 गोल्स में फिट हो सकता है। ठीक है। तो जल जीवन मिशन जो गोल नंबर 6 है, विच टॉक्स अबाउट पोर्टेबल वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, उससे रिलेटेड है। 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पीने लायक स्वच्छ जल फंक्शनल नल के माध्यम से घर पहुंचेगा रूरल एरियाज में, ये इसका टारगेट है। आई रिपीट, 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने लायक स्वच्छ जल फंक्शनल नल के माध्यम से, कार्यशील नल के माध्यम से रूरल एरियाज में हर घर में पहुंचेगा, ये इसका टारगेट है। 2024-25 तक कंप्लीट करना है। अब ये कि इसके जो अदर फंक्शनल टारगेट्स हैं, यानी इसको करना क्या, उसमें और क्या क्या काम करेंगे, तो ये सारे यहाँ लिखे हुए हैं कि हम वाटर क्वालिटी को मैनेज करेंगे, वाटर को कलेक्ट करेंगे, उसको जाने नहीं देंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, डेंस और इंटेंसिव अफॉरेस्टेशन करेंगे, वाटर शेड का डेवलपमेंट करेंगे, और बहुत कुछ काम है, छोटे मोटे टारगेट्स हैं, वो इनको मैंने फ्लो चार्ट में दिखाने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मृदा की प्रादेशिक या क्षेत्रीय विविधता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि इसकी विशेषताएं बताइए। अब मान लीजिए आपने क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ा, मतलब इस मृदा से रिलेटेड कंटेंट नहीं पढ़ पाए, यू डिड नॉट फाइंड टाइम, है ना, तो आप कैसे लिखोगे। मिट्टी तो हर रोज़ देखते हो, जहाँ कहीं भी आते हो वहाँ अलग टाइप की मिट्टी मिलती है, और नहीं तो एटलीस्ट ये तो पता है कि पंजाब में, हरियाणा में गेहूँ खूब उगता है, उत्तर प्रदेश में गेहूँ भी होता है, गन्ना भी होता है, चावल भी होता है, इवन पंजाब में वहाँ चावल भी होता है, ठीक है, गन्ना भी होता है। तो अच्छा, राजस्थान में मूंगफली हो पाती है क्योंकि मिट्टी हम रोज़ देखते हैं, मोटी मोटी है। अरावली के दूसरी साइड यानी पूर्वी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ मिट्टी थोड़ी बेटर है। तो यदि हम थोड़ा आइडिया लगाएं तो मिट्टी हमें बहुत सारे प्रकार की मिलती है, ऑलमोस्ट सब टाइप की मिलती है। साउथ में जाएंगे तो रॉकी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ शुरुआत इसी से की है। भारत में मृदा की प्रादेशिक और क्षेत्रीय विविधता है, यहाँ लगभग सभी प्रकार की मृदा मिलती है। और की विशेषताएं क्या हैं, मिट्टी की जो भी विशेषताएं हो सकती हैं वो सारी लिख दो। पुरानी है, मैच्योर है, नाइट्रोजन की थोड़ी कमी है, फिर उपजाऊ मृदा, जलोढ़ और काली मिट्टी भी है। तो राजस्थान में राजस्थान जैसी मरुस्थलीय क्षारीय और लेटराइट मिट्टी भी है, यानी सब टाइप की मिट्टियाँ हैं। तो सारे एग्जाम्पल लिख दो, आंसर कंप्लीट। आपको वहाँ बैठ के घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सवाल कैसा भी आए आपको धैर्य नहीं छोड़ना है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 की विशेषताएं बताइए। ये तो स्टैटिक्स का सवाल है। अच्छा, नहीं पढ़ा हो तो क्या करें, तो मिनरल से संबंधित क्या क्या कर सकते हो भाई, ढंग से खोजो, मिनरल में आप रोजगार बढ़ाओ,
कॉरिडोर बनाओ, प्रसंस्करण यूनिट्स लगाओ, वो तो लिख ही सकते हो। तो ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। खनिज गलियारा बनाना है और राजस्व की प्राप्ति करनी है, समर्पित, फिर उद्योग का दर्जा देने की बात कही गई है, डेटाबेस बनाएंगे, ज़्यादा ग्रास रूट लेवल तक इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सब कुछ क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। इट्स अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन बट स्टिल यू कैन अटेम्प्ट इट। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा खनिज को थोड़ा सा दिमाग में सेंटर में लेके सोचोगे ना क्या क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ लिख डालो। अगला सवाल है, भारत में एक प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक राज्य के रूप में राजस्थान के महत्व की विवेचना कीजिए। अब आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आर्थिक समीक्षा आपने प्रीलिम्स में पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य में भारत के कुल खनिज तेल का लगभग 22-23% उत्पादित होता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हो सकता है गलत हो। फिर तेल उत्पादन के क्षेत्र लिख दिए, चारों बेसिन। फिर क्या क्या उपलब्धियां हैं? उपलब्धियों का मतलब ये है कि हमारे यहाँ रिफाइनरी आ रही है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। फिर ये कि मंगला नाम का जो हमारे यहाँ तेल का कुआं है 2004 में ही उसकी खोज कर ली गई। बहुत सारा हम तेल निकाल पाते हैं, उसकी मात्रा लिख दीजिए, ठीक है। उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा, ये लिख दीजिए। ये सब कुछ तो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या नई बात है? अगेन आप शायद अभी तक ये समझ पाए होंगे कि पेपर डिफिकल्ट नहीं होता, आपकी जो सोच है वो उसको डिफिकल्ट बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि समग्र लिंगानुपात में उतार चढ़ाव हो रहे हैं लेकिन बाल लिंगानुपात लगातार गिर रहा है, कारण बताइए, समझाइए। तो यहाँ तो मैंने एक चार्ट लगाने की कोशिश की है, इट्स कट पेस्ट ओनली, बनाया नहीं है मैंने, ताकि आपको अच्छे से आंकड़े जो दिख जाएं और याद रहें। दूसरा ये कि लिखने की कोशिश की है कि जहाँ चाइल्ड रेशियो जेंडर रेशियो 976 1961 में था, वो आज 914 आ गया है। और फिर यहाँ लिखे उसके मेजर रीजंस क्या क्या हैं। तो पीसीपी एनडीटी एक्ट, पेट्रियार्कल सोसाइटी, लड़कियों के लिए इनसिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगला है टिबेटन प्लेटो। सवाल क्या है? सवाल अच्छा है। तिब्बत के पठार और भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उत्पत्ति के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए, मतलब कैसे ओरिजिनेट हुए हैं दोनों, उनके बारे में लिखना है। तो बेस्ट पार्ट इज एक छोटा सा डायग्राम बना दो, तिब्बत कहाँ है ये दिखा दो, पेनिनसुलर प्लेटो कहाँ है ये दिखा दो, और इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर दो। तो एक तो जियोसिंक्लाइन की वजह से बना है और एक एक्यूमुलेशन ऑफ मैग्मा या लावा की वजह से बना है, बेसाल्टिक रॉक है उसके। ये एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, ये ही डिफरेंस लिखा हुआ है। इसके पीडीएफ आपको ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे, सम्यक के टेलीग्राम चैनल पे, सब पे मिल जाएंगे। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज यूएन क्लॉज, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, या फिर समुद्री पे कानून की एक संधि है। ये संधि क्या बोलती है कि एरिया बांटा हुआ है, इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन। यानी मान लीजिए, इसको समझाती हूँ थोड़ा सा, है ना, ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, तो कितनी दूर तक, कहाँ तक हम पानी में जाकर के, समुद्र में जाकर डिगिंग कर सकते हैं, ये उससे रिलेटेड है। हमारा यहाँ कोई किसी के साथ डिस्प्यूट हो गया, हमारी सबमरीन यहाँ गई हुई थी कुछ खोज करने के लिए, तो उसको सुनेगा कौन? तो ये इसी से रिलेटेड है। ये इस यूएन क्लॉज को हमने 1995 में अपनाया, 94 में ग्लोबल लेवल पे आया था, 82 में बना लिया गया था। और इसके मुख्य प्रावधानों के रूप में मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कन्वेंशन जो है वो इस्टेब्लिश करता है कि ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ ओशन स्पेस आर क्लोजली इंटररिलेटेड एंड दे नीड टू बी एड्रेस्ड एज अ होल, कि पूरे विश्व को साथ मिलकर काम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यजीवी महाकल्प के बारे में बताइए। मध्यजीवी महाकल्प का मतलब होगा वो पीरियड जो 6.5 मिलियन ईयर्स अगो से 245 मिलियन ईयर्स अगो तक चला था, 165 से 245 के बीच में। इसमें 3 पीरियड्स थे, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस पीरियड। मैं तो आपको कहूँगी कि पूरी टेबल याद कर लो किसमें क्या है, यू नेवर नो कहाँ से क्या सवाल पूछ ले। 10 नंबर का सवाल तो पक्का है। अगला है, राजस्थान में खारे पानी की झीलों के बारे में संक्षेप में बताइए। तो खारे पानी की झीलें वैसे तो बहुत सारी हैं, उसके लिए एक एक्रोनिम में बस याद करके रखते हैं, लेकिन कितनी लिखोगे? तो 5 नंबर का सवाल है, 4 तो मैंने लिख दी, और 5वां जो लिखा बुलेट, उसके अंदर मैंने सारी बची हुई जो गौण है, मुख्य के तो नाम लिख दिए, जो गौण है उनके नाम एक साथ लिख दिए। और शुरुआत में क्या लिखा कि राजस्थान की मृदा में उपस्थित लवण तैतीस सागर का अवशेष है, जो कई जगह केशिकत्व के कारण ऊपर आ जाता है, और जो झीलों की लवणता का मुख्य कारण भी यही है। और यहाँ इनके नाम लिखे हुए हैं,
ये कौन से जिले में है और किस टाइप का नमक मिलता है वो यहाँ लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी नेशनल डेजर्ट पार्क, ऑल्दो ये नेशनल पार्क लिखा हुआ है लेकिन नेशनल पार्क है नहीं, यानी इसको अभी तक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं दिया गया है। इट इज़ इन स्टिल प्रोसेस। तो पहली बात तो ये कि स्थापना कब की गई और मुख्यतः कौन कौन से जिलों में है। सो इट इज़ देयर इन बाड़मेर एंड जैसलमेर। फिर लिखा हुआ है कितना वर्ग क्षेत्रफल है, 3162, 31 दूनी 62, और फिर 1900 किलोमीटर जो है वो जैसलमेर से, 1262 बाड़मेर से। और इसमें क्या क्या मिलता है, ये राज्य अभ्यारण्य है, चिंकारा चौसिंगा, ये वो गोडावण की संरक्षण स्थली है, और इसके अंदर अकलवुड फॉसिल पार्क मिलता है। तो इतना कुछ पता है, लिख दिया। सुपरफिशियल नॉलेज सफिशिएंट है। अगला है खनिज संरक्षण के लिए क्या क्या अपना सकते हैं उपाय। 5 नंबर का सवाल था, स्पेस खूब सारा था, 10 लाइनें थी, मैंने 10 उपाय लिख दिए। आप 25 में लिख सकते हो, पता है, अगर स्पेस हो तो। इतने सारे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले घर से ही शुरुआत कर लो, खनिज जितने निकालो उनका पूरा इस्तेमाल करो, ठीक है। वेस्ट को मिनिमाइज करो, फिर रिसाइकल कर लो धातुओं को। तीसरा, उच्च तकनीकी का इस्तेमाल करो, फिर खनिज पदार्थों को नियोजित खनन करो, प्लांट करो, फिर स्टेट के कंट्रोल में ले आओ उनको जो कि स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे। यू कैन रीड देम वन बाय वन। अगला क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में अत्यधिक दशकीय वृद्धि क्यों हुई। तो क्यों हुई के कारण लिखे हुए हैं, और लिखने का तरीका देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा बाड़मेर में क्यों हुई, तो टूरिज्म का डेवलपमेंट हुआ, 2004 की फ्लड के बाद में वो ग्रीन हो गया, तो लोगों को लगा कि अरे यहाँ पे भी खेती की जा सकती है। तीसरा, डिस्कवरी ऑफ मिनरल ऑयल हो गया, तो वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज पनप गई। फिर जैसलमेर में क्यों वृद्धि हुई, क्योंकि वहाँ हम डेजर्ट फेस्टिवल करने लग गए। वहाँ आप जाके देखोगे जैसलमेर का काया पलट हो चुका है, टेंट सिटीज़ बन गई हैं, बहुत सारे होटल्स बन गए हैं, तो टूरिज्म बहुत वास्ट लेवल पे डेवलपमेंट हुआ है। फिर है बॉर्डर का एरिया है, तो इसलिए माइग्रेंट्स भी बहुत सारे आते हैं वहाँ पे। और इंदिरा गांधी जो कैनाल है उसने भी वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया है लोगों को बसाने के लिए। जोधपुर में क्यों हुआ, क्योंकि जोधपुर में विकास की योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं, शिक्षा के नगरी के रूप में भी जोधपुर का विकास हुआ। इस वजह से जोधपुर में जो ये हमारी दशकीय वृद्धि दर वो 3rd नंबर पे दिखती है। सो आई होप यहाँ तक 5 नंबर के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। लेट्स गो टू दी 10 मार्कर क्वेश्चंस। पहला तो ये था कि मिट्टी की लवणता और मिट्टी की क्षारीयता होती क्या है और उसके उपाय क्या हैं। तो लवणता का मतलब तो होता है सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, यानी नमक। तो नमक क्या होता है, NaCl, और इसके अलावा इस सोडियम के अलावा मैग्नीशियम के क्लोराइड या फिर कैल्शियम के क्लोराइड वो आ जाए तो मिट्टी की लवणता यानी नमकीन हो जाती है। और क्षारीयता तब आती है जब सोडियम लवण, विशेषकर सोडियम कार्बोनेट मृदा के अंदर उपस्थित हो। तो इसका उपचार कैसे करना है, जो उपचार के तरीके लिखे हुए हैं, जिप्सम का प्रयोग कर लो, लाइम का प्रयोग कर लो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो, वाटर लॉगिंग मत होने दो, रिसाव मत होने दो, वो सब कुछ इसके सॉल्यूशंस हैं। तो आप इन सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। कंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कंक्लूजन। हेंस दिस वे वी कैन यूज मेनी मेथड्स टू ट्रीट सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी एंड रिक्लेम द सॉइल। अगला क्वेश्चन है, डिकेडल वृद्धि के सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या क्या हैं। यानी जनसंख्या जो वृद्धि होती है उसकी वजह से कौन कौन से सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो प्रभावित होते हैं। तो इसमें क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि के जितने भी दुष्परिणाम हैं वो सब लिख दो, ठीक है। तो यहाँ वो सारे परिणाम लिखे हुए हैं, शिक्षा के, आवास के, इन सब की हो जाती है कमी, हम पर्यावरण को एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं, पर प्रदूषण कई प्रकार का हो जाता है। तो यहाँ देखिए पर्यावरण पे प्रभाव स्पेसिफिकली लिखे हुए हैं, इस सिर्फ सुंदर बनाने के लिए, कॉपी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। पशु पक्षियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है, हमने जहाँ खेती की ज़मीन थी वहाँ भी कॉलोनीज काट दी हैं, फिर वनों का विनाश कर दिया है, खनिजों का अंधाधुंध खनन कर लिया है, और बहुत कुछ कर लिया है हमने। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है ना ये आती हैं इसका सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़, हाँ क्वेश्चन कुछ और था, मैंने आंसर कुछ और लिखा। मैंने क्यों लिखा,
मुझे लगा उत्तरी अमेरिका की महान झीलों की अवस्थिति, और ये सवाल ना 2016 में आ चुका है, तो ये कम रेलिवेंट है। और वैसे भी शायद झीलें अब सिलेबस में है कि नहीं, आई नीड टू चेक, बट स्टिल द क्वेश्चन वॉज लेस रिलेवेंट, सो आई थॉट कि मैं आपको जब लिख के ही दूँ, इतनी मेहनत ही करूँ, तो एक अच्छा आंसर लिख के दूँ। तो ये आंसर ये क्वेश्चन मैंने अपने आप जोड़ा, हिमालय की और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर कीजिए। नदियाँ सिलेबस का हिस्सा हो गई हैं, अभी इंक्लूड हुई हैं, एटलीस्ट इंडिया की। तो इंडिया की हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर 10-11 पैरामीटर्स पे किया हुआ है, बहुत आसान है, पढ़ के देखोगे तो बहुत से समझ में आ जाएगा। बट इट्स एन आंसर एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू यू फ्रॉम माई साइड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए। अगला क्वेश्चन है भूगर्भिक समय सारणी। आई टोल्ड यू, उसका रट्टा मार लीजिए, यू नेवर नो 2 नंबर का, 5 नंबर का, 10 नंबर का सवाल कब आ जाए। 16 में भी 10 नंबर का आया था, 2018 में भी 10 नंबर का आया था, इस बार आएगी नहीं, 5 नंबर तो पक्का आएगा। तो इस टेबल का रट्टा मार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा सवाल था। अपसारी सीमा और अभिसारी सीमा और रूपांतरण सीमा के बारे में बताइए। तो दिस इज कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यानी जो दूर हो रही है। तो 2 प्लेट टेक्टोनिक्स में 2 प्लेट जब दूर होंगी तो क्या होगा, नीचे वाले मैग्मा को बाहर आने के लिए स्पेस मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ बनाने की कोशिश किया, मैग्मा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो नया क्रस्ट बनेगा। तो ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, ये देखिए, जब टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से अलग होती है तो नई परपटी का निर्माण होता है। अच्छा, ये डाइवर्जेंट थी, जब एक दूसरे की तरफ आएंगी तो क्या होगा, एक नीचे धंस जाएगी, दूसरी ऊपर उठेगी, तो यानी क्रस्ट जो है ना वो कम हो जाएगी, भू परपटी का नाश होगा, कम हो जाएगी। तो ये ऐसा कुछ हुआ है, तो उससे कई माउंटेन्स बनते हैं, लैंड राइज हो जाती है, ये देखिए। तो इसका डायग्राम बनाया है। नेक्स्ट है रूपांतरण सीमा। तो इसमें ना तो नीचे जाए, ना दूर जाए, ना पास आए, पास आए और सरकती रहें। तो ऐसे के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया, ट्रांसफॉर्मेशनल बाउंड्रीज, और उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। डायग्राम की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ रही होगी। पेज अच्छा दिखता है जब डायग्राम बनाया होता है, और समझ में अच्छे से आता है कि एग्जामिनर को लगता है कि इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला सवाल है, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मिलने वाली नदियों के अपवाह तंत्र का विवरण दीजिए। आप इसको कई तरीकों से कर सकते हो। कई लोग करेंगे ऐसे, लिखेंगे बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, और फिर नदियों के नाम लिखेंगे अलग अलग, और फिर उन नदियों में से कौन सी सहायक नदियां उनके नाम लिखेंगे। ये भी सही है और ये भी ठीक है। मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे बनाऊंगी तो मेरा बहुत सारा स्पेस चला जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन कम दे पाऊंगी मैं। तो यहाँ इसलिए मैंने कहा बंगाली खाड़ी तंत्र, अरब सागर खाड़ी तंत्र, अरब सागर तंत्र, और उनमें मुख्य मुख्य नदियों के नाम लिख दिए और उनकी विशेषताएं लिख दी। ऐसे ही लूणी नदी, माही नदी, साबरमती और पश्चिमी बनास, इनके नाम लिख दिए और उनकी विशेषताएं लिख दी। आप कैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, बट द कंटेंट शुड बी रिलेवेंट। लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान की सोलर नीति की विशेषताएं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट समझने लायक या रट्टा मारने लायक बात है वो एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, और कुछ भी रट्टा मारने लायक नहीं है। क्यों? चलिए देखते हैं। पहली बात तो नीति 19 में आई है तो 5 साल का टारगेट होगा, तो वैसे भी देख लो आप 24-25 का टारगेट है। फिर अगली चीज़ है कि 24-25 तक करना क्या है, तो 30,000 मेगावाट की हमें प्रोजेक्ट लगाने हैं सोलर ऊर्जा वाले, क्योंकि सौर ऊर्जा नीति है। और चौथा चीज़ याद करने लायक ये है कि रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, जो RREC की पहल है, उसके तहत ये है कि आप बनाओगे तो हम खरीदेंगे ज़रूर। सरकार ने कह रखा है यदि आपके किसी प्रयास से सोलर प्लांट से बिजली बनती है तो सरकार बाध्य है उसको खरीदने के लिए, ठीक है, तो खरीदी जाएगी बस। इसके अलावा सब कुछ कॉमन है, सब कुछ आप अपनी समझ से लिख सकते हो। क्या कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देंगे जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे चल रहे हैं, लोगों के घरों के ऊपर सोलर प्लांट लगाएंगे, उनको वो जो ऑफ द ग्रिड वाले हैं यानी घर की लाइटिंग सिस्टम, घर का गीज़र, इनके लिए वो देंगे। सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को ग्रीन एनर्जी से बनाने की कोशिश करेंगे। फिर हम जानते हैं कि ना चार्जिंग स्टेशन चाहिए होते हैं नई जो EV व्हीकल्स हैं उनके लिए, तो उनके लिए वाहनों की चार्जिंग की फैसिलिटी बनाएंगे। और जो कुछ भी आप सोच सकते हो सब लिख सकते हो, सब कुछ है इस पॉलिसी में, बहुत बड़ी पॉलिसी है। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन कि पेपर 905 क्या था, क्या लिखना था, कैसे सवाल थे। सवाल बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ आपके धैर्य के परीक्षण के थे।
की टेक अवेज क्या है? डायग्राम बनाना है, अपनी समझ से जो नहीं आ रहे उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है, खाली कुछ नहीं छोड़ना है। तो लेखन का अभ्यास करते रहिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।